खबरें तफसील से। कल रात दिल्ली में वाक़े रोहिंग्या के कैंप में जबरदस्त आग लग गई। हादसे में 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाकसर हो गई हैं। तकरीबन 300 अफराद मुतासिर हुए हैं। कैंप का सारा साजो सामान नजरे आतिश हो गया है। इस हादसे के हवाले से दिल्ली के MIM के सदर कलीमुल हफीज ने रोहिंग्या कैंप में लगी आग पर ट्वीट किया है। उन्होंने कालंदी कुंज रोहिंग्या कैंप के मुतासरीन की मदद का मुतालबा किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि हादसे के मुतासरीन की हर तरह से मदद की जाए, क्योंकि आग लगने से रोहिंग्याओं का सब कुछ खाक में मिल गया है। मजीद बातचीत करेंगे MIM के सदर कलीमुल हफीज से, जो दिल्ली के सदर हैं। कलीमुल हफीज साहब, आपने भी जाए हादसे का मुआयना किया, किस तरीके के हालात आपने वहां पर देखे और लोगों से आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है, थोड़ा तफसील से बताइएगा। देखिए, वहाँ पे टोटल 56 फैमिली में करीब 250 लोग हैं, 255 लोग, उनके सारे घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए जी। और वहाँ पे हमने जो आज खाना बांटा और दौरा किया, उसमें वहाँ के प्रधान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यूपी इरिगेशन से पिछले 1 हफ्ते से लगातार लोग आ रहे थे और उनको धमकियां दे रहे थे जी। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि वो ये रोहिंग्या जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये शरणार्थी है हमारे यहाँ पे जी। उनका कहना ये है प्रधान का कि ये किसी ने आग लगाई है और किसी ने हमें यहाँ से उजाड़ने की कोशिश की है। तो इसलिए अभी ये लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो पहले तो ये जांच करे कि ये आखिर ये इंसानियत के खिलाफ इतना घिनौना काम किसने किया है और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। दूसरी बात, अभी तक सरकार की तरफ से कोई उनको रिलीफ नहीं पहुंचाया गया है, न उनकी कोई तेज धूप है, वो बेचारे खुले में अभी पड़े हुए हैं, ना SDM ने न सरकार ने कोई उनका भी रिलीफ का इंतजाम नहीं किया है। लोकल लोग जो हैं वो या हम लोग सब पहुंचा रहे हैं रिलीफ, कुछ खाना लेकर आ रहा है, कुछ अभी कपड़े लेकर आ रहे हैं, कुछ लोकल लोग कुछ चप्पल वगैरह कुछ बर्तन वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है। और हमारा मानना ये है कि ये सूरत हाल बहुत दर्दनाक है। 250 लोग, 250 इंसान, आखिर ये कौन सी घिनौनी साजिश है जो उनको इस बार 10 बार वहां आग लगाने की कोशिश हो चुकी है, उसमें 8 बार तो उन लोगों ने उसको बुझा लिया, लेकिन 2 बार वो नाकामयाब रहे। अब से 3 साल पहले भी उनकी घर इसी तरह से जल के खाक हो गए थे और इस बार भी 100% जलकर खाक हो गए हैं। कलीमुल हफीज साहब, जिस तरीके से हम इस लैंड की बात करें तो दोनों हुकूमत, यूपी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत, दोनों में कहीं ना कहीं इसको लेकर मसला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जमीन के मसले को लेकर ये जो मुतासिर लोग हैं ये मदद का इंतजार ही करते रह जाएं? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ दिल्ली का है, अलबत्ता लैंड वो जरूर यूपी की है जी। तो हमें सारा मुतालबा, सारा रिलीफ तो दिल्ली से ही, दिल्ली हुकूमत से ही लेना होगा जी। और ये दिल्ली सरकार, खासतौर से अरविंद केजरीवाल सरकार, जो सिर्फ हर बात पे अपने वाहवाही लूटने के लिए और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस रियल मुसीबत में आकर खड़े नहीं हुए हैं जी। एक तो उनको हम मजलिस डिमांड करती है कि वो जल्द से जल्द उसको रिलीफ पहुंचाएं। दूसरी बात, ये जो हिंदुस्तान है, वहाँ हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है कि हमारे यहाँ जो मेहमान होता है वो भगवान के बराबर होता है जी। अतिथि देवो भव। जब ये लोग अपने मुल्क से दरबदर होकर, परेशान होकर हमारे मुल्क पर आए और UNO के थ्रू ये शरणार्थी है, तो आखिर हम इनके साथ ऐसा हैवानियत का सलूक कैसे कर सकते हैं? तो ये हमें, आपको, सबको सोचने की जरूरत है कि वो हिंदुस्तान जो बहुत सारे लोगों को पनाह देता है, पूरी दुनिया के लिए ये सहिष्णुता के लिए या टॉलरेंस के लिए या पनाहगाह के लिए जाना जाता है, आज उसके उस देश की राजधानी में ऐसा घिनौना खेल हो रहा है। तो पहली फुर्सत में तो इनकी जांच हो और दूसरी फुर्सत में इनको रिलीफ मिले। कलीमुल हफीज साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से मदद नहीं की गई है और लोगों का इल्जाम ये है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है, तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? क्या कोई कमेटी तश्कील की जाए और किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, ये तो तय बात है कि कुछ फिरकापरस्त ताकतें लगातार कोशिश कर रही हैं कि इस तरह के कांड करके और चीजों को जो है माहौल को टेंस किया जाए। अब रोहिंग्या तो बेचारे, इनका तो चूंकि वोट भी नहीं है, ये तो सताए हुए है, दुनिया की सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी है ये रोहिंग्या, और ये यहाँ पे पिछले 8-10 साल से रहते हैं, कोई किसी को इनसे कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन फिरकापरस्त अनासर को इनसे बहुत तकलीफ है। वो चाहते हैं कि इससे माहौल डिस्टर्ब हो। दूसरी बात, जहां तक कमेटी की आपने पूछा, तो ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है
कि वो फौरन एक कमेटी तश्कील करे, और हम तो एलजी से भी ये मुतालबा करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के ऊपर एलजी है जी। कि वो इसमें इस मामले में हस्तक्षेप करें, इसकी कमेटी तश्कील करें, और जो बेचारे ये दर दर भटकते हुए ये इंसानियत है, इसको इंसाफ मिल सके। कलीमुल हफीज साहब, आपके जो कारकुनान है वो भी वहां पर मौजूद है, आपकी तरफ से मदद की जा रही है, तो क्या आपकी तरफ से कुछ लोगों के लिए रहने खाने का इंतजाम भी किया गया है? हाँ, अभी हम करीब 250 पैकेट लेके गए खाने के, वो दिए, और अभी हम उनके लिए बर्तन का इंतजाम कर रहे हैं, इमीडिएट रिलीफ उनके लिए हुए थे। दूसरा, कुछ चप्पल मंगवाई हैं, और हम उनके टेंट का इंतजाम कर रहे हैं ताकि वो कुछ टीन शेड पर जाए उनको। वो इस वक्त अभी बरसात आने को है, मानसून तैयार है, बारिश में आखिर वो कहाँ रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो मजलिस के सारे कारकुनान और पूरी मजलिस इस बात में लगी हुई है कि जल्द से जल्द उनको रिलीफ पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी तो मदद कर रही है, लेकिन एक पार्टी की मदद से कुछ इसका मुस्तकिल हल नहीं निकल पाएगा। इसमें जरूरत इस बात की है कि दिल्ली हुकूमत को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए कुछ मदद करनी चाहिए इन लोगों की। कलीमुल हफीज साहब, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। दिल्ली में पीर से अनलॉक 3 का निफाज होगा। सीएम केजरीवाल ने आज अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया है। अनलॉक 3 में मजीद रियायत दी गई है। अब होटल और रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं सारी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ऑड इवन का फॉर्मूला अब खत्म होगा, जबकि 100% सरकारी दफ्तर में काम की इजाजत भी दे दी गई है। वाजे हो कि दिल्ली में मुस्तकिल कोरोना केसेज में कमी वाकई दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 213 नए मुतासरीन पाए गए हैं, जबकि इसी दौरान 497 अफराद शिफायाब हुए हैं और शिफायाबी पाने के बाद वो घर लौट चुके हैं। वहीं एक दिन में 28 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद पड़ी दिल्ली कल से पूरी तरीके से खुलने वाली है। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली पूरी तरीके से कल से खुल जाएगी। दिल्ली के बाजार पूरी तरीके से खुल सकेंगे, धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, लेकिन धार्मिक स्थल के अंदर अभी जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में आप बैठकर खाने का मजा ले सकेंगे। 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट्स खोलने की भी घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में जिस तरीके से काफ़ी छूट दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन को फिलहाल फॉलो करना होगा, उसके बाद ही ये छूट जारी रहेंगी। और इन छूट के बीच कई चीज़ें ऐसी भी हैं दिल्ली में जिन पर अभी पाबंदी लगी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, स्पा, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क फिलहाल दिल्ली में बंद रहेंगे। और इसके साथ ही मेट्रो 50% कैपेसिटी के साथ चलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कोविड-19 के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना होगा। तो जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को खोलने की घोषणा की है, उसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 की गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करें। अगर इस छूट के दौरान किसी तरीके से कोविड दोबारा से बढ़ता नजर आता है दिल्ली में, तो दिल्ली सरकार इस पर फिर एक बार विचार करेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मुल्क में कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो रही है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 80,834 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,303 अमवात हुई हैं, जबकि इसी अरसे में 1,32,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है और वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जा रहा है। मुल्क में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के कोरोना मॉडल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले का असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 524 केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 1757 अफराद को अस्पताल से छुट्टी मिली है। केसेस की तादाद में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। यहां रिकवरी रेट 98.1% है। रोजाना 3 लाख के करीब टेस्ट कराए जा रहे हैं। देही इलाकों पर तवज्जो खासकर मरकूज की गई है। उत्तर प्रदेश ने अब तक 5 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का नया केस नहीं मिला है। 53 अजला में 10 से भी कम नए केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 10,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। उत्तर प्रदेश में जितने एक्टिव केसेस हैं, महाराष्ट्र और कई दीगर रियासतों में रोजाना इससे ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 11,000 से ज्यादा, केरल में 14,000 से ज्यादा और आंध्र प्रदेश में 8,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। तकरीबन 1 लाख गांव में 70,000 से ज्यादा निगरां कमेटियों ने घर घर जाकर 18 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग की है। यही वजह रही है 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली रियासत पे मरने वालों की तादाद महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी कम आबादी वाली रियासतों से भी कम रही है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की तैयारी जंगी खतूत पर जारी है। मुफ्त टीका, अस्पतालों में बच्चों के लिए खुसूसी वार्ड तैयार किए जा रहे हैं और 14 जून से गरीब अफराद, सब्जी फरोश, ऑटो ड्राइवर्स के लिए टीकाकारी का काम मुफ्त में किया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या। मुंबई के लोगों के लिए बारिश जहमत बनती जा रही है। कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। पवई लेक ओवरफ्लो हो गई है। पिछले साल के मुकाबले 24 दिन पहले ही पवई झील ओवरफ्लो हो गई है। वाज़ेह हो कि मुंबई और इसके अतराफ में 4-5 दिन पहले से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। एनडीआरएफ की तैनाती मजीद बढ़ा दी गई है। रायगढ़, थाने, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अजला में एनडीआरएफ को चौकस कर दिया गया था। मुंबई में मानसून की दस्तक हुई और दस्तक इस कदर हुई कि मुंबई की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आने लगा। मुंबई में होने वाली बरसात को लेकर लगातार मौसम विभाग अपनी चेतावनी भी दे रहा है। एक तरफ बारिश का कहर तो दूसरी तरफ सड़कों पे गड्ढों का कहर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मुंबई की सड़कें किस तरह से गड्ढों से भरी हुई है। यहाँ पर आने जाने वालों को कई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। ये नज़ारा मुंबई की सड़कों का है और ये उस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब यहाँ पे बरसात होती है, क्योंकि उस दौरान लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे गड्ढे हैं और कहाँ पे नहीं, जिसकी वजह से कई बार कई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मुंबई की जो महानगर पालिका है उसे सबसे बड़ी महानगर पालिका इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका जो बजट है वो हजारों करोड़ का है, यानी कि करीब 39,000 करोड़ का उनका बजट है, जिसमें से खास करके मानसून की विपदा से लड़ने के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाते हैं। इन 150 करोड़ों में कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं और साथ ही जो रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए अलग से कई तरह की राशि रखी जाती है। जिस तरह से मुंबई में अक्सर बारिश के दौरान लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है,
पानी से, तो वहीं ना कहीं इस गड्ढों की वजह से भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आवाजाही पर इसका साफ असर पड़ता है, ट्रैफिक होती है और इससे खास बात की कई तरह की दुर्घटनाएं होती है। ये नज़ारे महज सिर्फ एक सड़क का नहीं, मुंबई के ऐसी कई सड़कें हैं जहां पर इस तरह के नज़ारे देखने मिलती है। प्रशासन इसे लेकर कई दावे करती है कि रोड पे जो गड्ढे हैं मिटा दिए गए हैं, लेकिन ये उसका सबूत है कि अब भी मुंबई की कई सड़कों पे इस तरह के गड्ढे नजर आ रहे हैं। जल्द से जल्द अगर इसकी भरपाई नहीं की जाती, इसे नहीं बराबर मरम्मत किया जाता है, तो ये एक बड़ा हादसे को चेतावनी दे सकती है। और मुंबई में जिस तरह से बरसात चल रही है, शुरू है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये दिक्कतें और भी बढ़ सकती है। मुंबई से संतोष डिस्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे खातून से करवाने जा रहे हैं जिसे मुंबई पुलिस की मदर टेरेसा कहा जाता है। 50 बच्चों की तालीम का खर्च, 54 कोविड मरीजों की मदद जैसे कई काम। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस की सब इंस्पेक्टर रेहाना शेख की। ऐसे कई पुलिस एहलकार होते हैं जो अपनी ड्यूटी से अलग हटकर लोगों की मदद करते हैं। मुंबई पुलिस में ऐसी एक सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। 40 साल की रेहाना शेख ने 50 बच्चों की तालीम का जिम्मा ले रखा है। कोविड के इस दौर में तकरीबन 54 लोगों को प्लाज्मा, खून और अस्पताल में दाखिल कराने जैसी जिम्मेदारियां निभाई। इनकी इस खिदमत को देखते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने इन्हें एजाज से भी नवाजा। रेहाना ने रायगढ़ के एक स्कूल के बच्चों का 10वीं तक की तालीम का खर्च उठाने का यकीन दिलाया है। रेहाना जब इस स्कूल में पहुंची तो देखा कि कई बच्चे ऐसे थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी। रेहाना कहती हैं कि एक साथी की मां को इंजेक्शन की जरूरत थी, इसके लिए इन्होंने काफी मशक्कत की और कामयाबी मिली, जिसके बाद इन्हें हौसला मिला, काम शुरू किया। मैंने अभी तक मुंबई पुलिस कोविड हेल्पलाइन से मुझे मैसेज आता था कि जिसको प्लाज्मा चाहिए, तो मुंबई पुलिस में जो भी पुलिस वाले हैं और उनके रिलेटिव है उनके लिए जिनको प्लाज्मा चाहिए, तो मुझे वहाँ से कंट्रोल से मैसेज आता था। तो अभी तक मैंने 32 लोगों को प्लाज्मा अवेलेबल करके दिया है मुंबई पुलिस के, और 22 है वो पब्लिक है। तो टोटल मैंने 54 लोगों को प्लाज्मा अवेलेबल करके दिया है। और ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन वगैरह, वेंटिलेटर बेड, ऐसे तो बहुत मतलब कम से कम 1-1.5 हज़ार लोगों को मैंने किया है हेल्प। आपने भी कुछ 50 बच्चों लोगों के जिम्मा भी उठाया पढ़ाई का, उसके लेकर स्टडी का, तो उसमें किस तरीके से अपनी पहल की? जी, मैंने ये मुक्काम पोस्ट जो धामनी है रायगढ़ में आता है, वहाँ पे मैंने 50 बच्चों को एडॉप्ट किया है। जैसे कि वो स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट का जितना भी खर्चा होगा स्कूल का वो पूरा मैं करने वाली हूँ। तो मैंने 50 बच्चों को एडॉप्ट किया है। रेहाना के वालिद भी मुंबई पुलिस में थे, वो भी बेटी के इस काम से काफी खुश हैं और इन्हें अपनी बेटी पर फख्र है। रेहाना के शौहर भी महकमा पुलिस में है, वो इन्हें प्यार से मदर टेरेसा कहकर बुलाते हैं। जी पहले तो मतलब पहले मतलब डर लगता था, और उसके बाद में मतलब कोविड के पेशेंट के बाद जब जाती थी तो हम बोलते थे ज़रा संभल के जाया करो, मतलब खुद की भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो। उसके बाद में फिर वो आदत ये हो गया, मतलब रूटीन बढ़ गया। रूटीन बढ़ने के बाद बोले अभी बिंदास है, कुछ नहीं, कुछ चलते रहो। तो कितना सपोर्ट करते हो आप? बस और इनके काम को किस तरीके से देखते हैं? बस वो अभी वो उसका एक पेट नेम ही रख दिया मैंने, एक पेट नेम ही रख दिया उसका, बस मदर टेरेसा। रेहाना ने आवाम से गुजारिश की है कि अगर आपके आसपास भी कोई मुश्किल में है, कोई गरीब है, किसी को मदद की जरूरत है, तो आप जरूर करें। इसके बाद आपको जो सुकून मिलेगा वो जिंदगी में किसी और चीज से नहीं मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू, मुंबई। अगर किसी पार्टी के कारकुनान गलियों और सड़कों की सफाई करने लगे तो वाकई खुशाइंद बात है, क्योंकि ये आम लोगों के नुमाइंदे होते हैं और इस तरह से एक अच्छी मिसाल कायम होती है। लेकिन जब यही सियासी नुमाइंदे सफाई मुलाजमीन की कदर ना करें और उनके साथ गैर इंसानी अमल करें, तो ऐसे नुमाइंदों की लियाकत और शराफत पर सवाल उठाना लाजमी है। मुंबई में शिवसेना लीडर दिलीप लांडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिवसेना कारकुनान से नाले की सफाई करवा रहे हैं और इसी बीच कॉन्ट्रैक्टर की आमद होती है तो सारा गुस्सा उसी कॉन्ट्रैक्टर पर उतारा जाता है। अगर गैर इंसानी हरकत रोनुमा होती है
दरअसल शिवसेना लीडर दिलीप मंडल अपने कारकुनों को हुक्म देते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के जिस्म पर नाले से निकाली गई गलाजत डाल दी जाए। कॉन्ट्रैक्टर मुस्तकिल इल्तिजा कर रहा है कि उनके आला अफसर से बात की जाए, लेकिन शिवसेना लीडर दिलीप मंडल के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं पाई गई। शिवसेना रुकन असेंबली दिलीप लांडे इस अमल से पहले क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रख के मेरे को विधायक बनाया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पूरे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिकों को लेके यहाँ पे रास्ते पे आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। ये काम ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रास्ते पे उतर के ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। 4-5 दिन से ये संजय नगर सुंदरबाग के मेरे लोगों को ये गटर में से जाना पड़ रहा है, ये गंदगी में से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। और जिस गंदगी में से मेरे लोग जा रहे थे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।